मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको पाठ 12 हिंदी पुस्तक से गरुड़ ध्वज पढ़ाने जा रही हूँ। आप पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति के विचार से उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसके कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं कैसे प्रभाव पड़ा है। हेलियोडोर वैष्णव यवनों के एक सम्भ्रात कुल का बालक था। नाम है हेलियोडोर वैष्णव, यवन कुल के एक सम्भ्रात कुल का ये बालक था। उसका पिता तक्षशिला के यवन राजा अंतलिखित के पिता का सेनापति था। उसकी माता शाकल के विख्यात श्रेष्ठी की कन्या थी। मागधी ने अपने नम्र स्वभाव से धीरे धीरे अपने पति के परुष भाव को तरल बना दिया था। सेनापति की उदंड प्रकृति क्रमशः द्रवित हो गई थी। हेलियोडोर कामा का अनुगामी था। शील स्वभाव से भक्ति विश्वास में उसके बालपन में ही सब माँ विष्णु की अर्चना में गीत गाती वह तन्मय होकर सुनता। वासुदेव कृष्ण का सच्चिदानंद रूप उसके भाव में ओतप्रोत हो गया था। योग की चर्चा सुन वह समाधिस्थ हो जाता। भक्तों के कीर्तन से उसके नेत्रों से वारी की धारा बह चलती। धीरे धीरे हेलियोडोर बड़ा हुआ। महाभारत की कथा उसे बहुत ही प्रिय लगती। अर्जुन का विक्रम और कृष्ण का कर्म कौशल उसे चकित करते, कर्तव्य की ओर प्रेरित करते। बालपन में उसके माता पिता उसे जटिलों और श्रमणों से छिपाते रहे। उन्हें भय था कहीं वह संन्यस्त न हो जाए, परंतु हेलियोडोर के विचार वासुदेव कृष्ण के उपदेशों के अनुरूप ढल रहे थे। वह विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ रहा था। शुनि और स्वपच ब्राह्मण, गो और गज में एक आत्मा देखने का संन्यास उसे अकर्मण्यता सा प्रतीत हुआ। उसने आचरण व्यवहार अन्य प्रकार के थे। शक्ति और मति के प्रभाव से वह अंतलिखित का विश्वास पात्र बना। उसके मंत्रियों में हेलियोडोर को भी अपनी गणना होने लगी। राजकार्य में जब छुट्टी मिलती वह वासुदेव भजन में लीन हो जाता। उसकी ख्याति देश विदेश में हो चली थी। वैष्णवों का उसके द्वार पर तांता सा लग जाता। सबके लिए उसका द्वार खुला था। उसके हृदय की भांति मानवता का वह मित्र था। महत्वाकांक्षा की विजय के लिए उसके पास साधुवाद न था, परंतु अपनी स्वतंत्रता का महान रक्षक था। अन्य देशों के लिए भी अपनी सीमाएं निर्धारित करने के निमित्त हेलियोडोर को निमंत्रित करते थे। पाटलिपुत्र के सिंहासन पर जब सुज्येष्ठ विराजमान था, अग्निमित्र के बाद मगध का सम्राट उसका भाई हुआ और उसका युवराज वसुमित्र विदिशा का स्वामी मगध के दक्षिणी प्रांतों का गोप्ता बना। तक्षशिला के यवन राज्य और मगध साम्राज्य की सीमाओं में कुछ विवाद खड़ा हो गया था। यवनों ने मथुरा की और शुंग सीमा पर कुछ मगध नागरिकों को अपमानित किया था। मगध सम्राट तक्षशिला के शूद्र राज्य के निवासी का यह दृप्त आचरण देख चिढ़ गया। उसने अंतलिखित को कहला भेजा, धनुर्धर वसुमित्र के बाणों के व्रण यदि सिंधु तीर के यमनों को विस्तृत हो चुके हैं तो युवराज फिर भेजा जाएगा। शक्ति की टक्कर यदि तक्षशिला के यवन लेना चाहते हैं तो समीप के ही आयुधजीवी योद्धाओं और मालवों से क्यों नहीं लेते, मगध से क्यों उलझते हैं। मगध साम्राज्यतर शक्तियों को से युद्ध नहीं ठानता। यवन राज के साहसी सेनापति युद्ध की संभावना से प्रसन्न हो उछल पड़े। अंतलिखित ने मगध सम्राट के संदेश को दृप्त कहा, परंतु यवनों के क्रोध की उठती आंधी को हेलियोडोर ने शांत कर दिया। उसने उन्हें समझाया कि जब पश्चिमोत्तर के विप्लवों की बाढ़ आ रही है, शकों की आंधी उठ रही है, उस समय शक्ति की सीमा मागधों से उलझना मूर्खता है। हेलियोडोर ने मगध राज्य से संधि कर लेने का प्रस्ताव किया। उसके शब्दों में विश्वास होता और विश्वास से शक्ति का प्रादुर्भाव मतलब जन्म होता। उसके प्रतिद्वंदी भी उसकी दूरदर्शिता के कायल थे और कम से कम जब वह राज्यसभा में बोलने लगता उसके शब्द वह चमत्कार उत्पन्न करते।
जिसके समक्ष विपक्षियों का खड़ा रहना कठिन हो जाता। उसने संधि की चर्चा चलाई, लोगों ने उसकी सार्थकता समझी। स्वयं अंतलिखित ने उसकी नीति की सराहना की और उसने मगध के सम्राट के समीप हेलियोदोर को दूत बनाकर भेजना निश्चित किया। हेलियोदोर ने पाटलिपुत्र जाकर विदिशा जाना ही उचित समझा। सुज्येष्ठ की दृढ़ प्रकृति से उसे विशेष आशा न थी, परंतु वसुमित्र के सुष्ठु स्वभाव से वह परिचित था। एक युग पूर्व उस विकट धनुर्धर की शक्ति उसने जानी थी। विदिशा की राज्यसभा में वसुमित्र सिंहासन पर बैठा मंत्रियों के साथ 7 वाहनों की नीति की आलोचना कर रहा था। मंत्री परिषद और उसके विचारों में एकता हो गई थी। इसी कारण जब राजा और मंत्रिमंडल एकत्र होकर रंध्र प्रहार की सुविधा पर विचार कर रहे थे, तब उसने यमराज के दूत के आने की बात सुनी तो झट उपस्थित करने का आदेश दिया। हेलियोदोर के प्रवेश करते ही मंत्रियों ने अवकाश ग्रहण किया और शिलाचार के उपरांत जब यवन दूत उच्चासन पर बैठा यानी ऊंचे आसन पर, तब वसुमित्र ने उसके आगमन की बात पूछी। उसने कहा, परम वैष्णव हेलियोदोर, आपके पत्र से कुछ आतुरता प्रतीत हुई थी। इसी से मंत्री ने आपसे विश्राम के अर्थ कुछ न कहा होगा। अब आप बताएं कि हमारी बातें अभी होंगी या विश्रामतर होंगी, यानी विश्राम के बाद होंगी। दूत बोला, देव विदिशेश्वर का वैदेशिक विभाग अतिथि की सुविधाओं के प्रति विशेष सतर्क है। देव की अभिलाषा मुझे कई दिन पूर्व विदिशा की सीमा में प्रवेश करते ही ज्ञात हो गई थी। फिर भी मुझसे विश्राम करने का आग्रह किया गया, परंतु जैसा मैंने अपने पत्र में लिखा था, कार्य इस प्रकार का है कि उसमें विलंब होना अत्यंत अहितकर होगा। मैं पहले अपने आगमन के विषय पर बात कर लेना चाहूँगा, परंतु मैं देव के प्रसाद का अनुसरण करूँगा। भागवत हेलियोदोर, यदि तक्षशिला से निरंतर यात्रा करते यवनदूत को विश्राम करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, तो क्या विश्राम रहित लोकतंत्र की अधिकार रज्जु धारण करने वाले कुमार को उसकी विशेष आवश्यकता है? शुंग साम्राज्य के प्रांत शासक अपने कर्तव्य पालन में जागरूक रहते हैं। हेलियोदोर, विदिशेश्वर ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, शुंग साम्राज्य के प्रांत शासक यदि अपने कर्तव्य पालन में विशेष जागरूक न होते देव, तो इस भजन प्रेमी हेलियोदोर को इतनी लंबी यात्रा करने की कोई आवश्यकता न होती। इस शासन सतर्कता के फलस्वरूप ही मेरा यह आगमन हुआ है। आगे क्या विश्राम रहित लोकतंत्र की अधिकारयुक्त उसकी विशेष आवश्यकता है। शुंग साम्राज्य के प्रांत शासक अपने कर्तव्य पालन में जागरूक रखते। हेलियोदोर, विदिशेश्वर ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, शुंग साम्राज्य के प्रांत शासक यदि अपने कर्तव्य में विशेष जागरूक न होते देव, तो इस भजन प्रेमी हेलियोदोर को इतनी लंबी यात्रा करने की आवश्यकता न होती। इस शासन सतर्कता के फलस्वरूप ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है देव। हेलियोदोर बोला। कौन बोला? हेलियोदोर बोला। फिर कहो यवन सचिव, क्या है तुम्हारा दौत्य? प्रखर बुद्धि वसुमित्र ने हेलियोदोर के वक्तव्य से ही उसके दौत्य का आशय आंक लिया, मतलब जान लिया। देव, मैं आया हूँ यवनराज की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर। हेलियोदोर ने कुछ गंभीर होकर कहा, तब तो यवनदूत का पाटलिपुत्र जाना अधिक युक्तियुक्त होगा। निसंदेह देव, परंतु सागर की उठती लहरों को सामने न ललकार कर पार्श्व में लेना अधिक श्रेयस्कर होगा। इसी अर्थ इस संधि का विषय व्यक्तिगत बना है। मैं स्वयं आया और पाटलिपुत्र से दूर इस ओर। वासुदेव आपको आपके दौत्य में सफल करे। यवन सचिव वसुमित्र हेलियोदोर की ओर देखने लगा। हेलियोदोर बोला, देव, मगध साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर कुछ मगध नागरिकों के प्रति अन्याय हुआ है। हेलियोदोर कुछ रुका, कहते, चलो दूत,
मगध सम्राट के उस अपमान का प्रतिस्मरण यमनराज ने से सख्य उत्पन्न न करेगा। वसुमित्र को उसका रुकना खला। हेलियोडोर ने फिर कहना प्रारंभ किया, वह अन्याय मानवता के प्रति हुआ है। इस अर्थ में यवनराज जो क्या हुआ, लज्जित है। कहते हैं देव मानवता के प्रति होने वाले अन्यायों की परिगणना मगध के वैदेशिक विभाग में नहीं होती। मानवता के प्रति विश्व में अनेक संख्यातीत अन्याय होते हैं, उनसे मगध साम्राज्य का कोई सरोकार नहीं। अभी अभी बहिक के राज परिवार में मानवता के प्रति घोर अन्याय हुआ है, तुम जानते हो, परंतु उससे मगध साम्राज्य का कोई हानि लाभ नहीं। परंतु जब उसके लोकतंत्र के अधिकारों की क्षति होती है, वह सतर्क हो अपनी शक्तियों को सजग कर देता है। प्रस्तुत अन्याय मगध नागरिकता के प्रति है और उसे मगध साम्राज्य अपना भारी अपमान समझता है, क्योंकि यह घटना सम्राट के प्रजारंजक धर्म में विघ्न प्रतीत होती है। वसुमित्र कुछ और गंभीर हो उठा। हेलियोडोर कुछ और नत और मधुर स्वर में बोला, देव का वक्तव्य यथार्थ है। यवनराज ने उसी के प्रतीकार्थक मुझे विदिशेश्वर की सेवा में भेजा है, परंतु क्या यह अन्याय इस प्रकार की प्रथम घटना है? हेलियोडोर। वसुमित्र दूत की नम्रता से स्वभाव कुछ विनम्र हो गया। नहीं देव, इस प्रकार की यह घटना प्रथम घटना नहीं है और इसी कारण यवनराज विशेष लज्जित है। सो माना, परंतु इसके प्रतिकार स्वरूप उनकी योजना क्या है? वसुमित्र ने पूछा। वह यह है कि अन्याय के प्रतिकार में उसके अनुरूप ही यवनराज आर्थिक क्षति उठाने को तत्पर हैं और उनका अनुरोध है कि इस प्रकार की जितनी घटनाएं निकट के पहले हुई हो, उन सबकी क्षति से वे स्वर्ण में पूर्ण करने को प्रस्तुत हैं। ठीक है यवनदूत, ठीक, परंतु यवनों और भारतीयों की क्षतिपूर्ति के साधनों में विशेष अंतर है। पाश्चात्य जिस अपमान की क्षति को अर्थ की संख्या में आंकते हैं, पौरस्तत उसके रक्त और मज्जा से मापते हैं। इस संतुलन में तो बड़ा वैषम्य है हेलियोडोर। अच्छा होता यदि यमन अपना मानदंड अपनी विपणियों तक ही परिमित रखते। वसुमित्र ने कुछ मुस्कुराते हुए यवनों के समाचार पर गहरा आघात किया। हेलियोडोर ने वह आघात सहते हुए कहा, राजन, देश विदेश की विशिष्ट परिस्थितियां हैं और उनके अनुरूप उनकी योजनाएं भी हैं, परंतु उनसे क्या प्रयोजन? मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, उसकी सार्थकता पर विचार अधिक न्यायसंगत होता। देखो हेलियोडोर, न्याय की शिक्षा मगध साम्राज्य के युवराज को यवनदूत से नहीं लेनी है, और रही संधि के प्रस्ताव की बात, तो उसकी सार्थकता का विचार नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार विचार तक्षशिला राज्य और मगध साम्राज्य को समान भूमि पर ला उतरेगा। कुछ सरोस वसुमित्र ने आपत्ति की। सरोस मतलब गुस्से के साथ। देवदूत का उत्तर, यदि उच्च श्रृंखलता न समझा जाए तो मैं भी एक बात कहूँ। हेलियोडोर की भ्रुकुटी भी वक्र हो गई थी, तिरछी हो गई थी। बोलो हेलियोडोर, मेरे सामने बोलने में तुम्हें क्या भय? कुछ भय ना होना चाहिए। वसुमित्र कुछ विनम्र हो बोला। हेलियोडोर के कुछ विनम्र हो, उसने भी कुछ विनम्र होकर कहा, देव, भय की बात तो दूसरी है। ग्रीक भय नहीं जानता। बाकी रही विचार की बात, तो क्या तक्षशिला स्वतंत्र नहीं है? वह साम्राज्य का विजित तो नहीं है, इसीलिए मेरी समझ में उसका साम्राज्य से समानता का व्यवहार अनुचित नहीं कहलाएगा। आगे वसुमित्र इस युक्ति से कुछ सहसा, परंतु यवनों के एक छोटे से राज्य का यह तर्क वितर्क सहन नहीं कर सकता था। उसने कहा, यवनदूत, तुम्हारा सौभाग्य है कि यह वक्तव्य सम्राट के कानों से दूर है, नहीं तो बहुत संभव था कि इसी समय मगधवाहिनी तक्षशिला को भी विजित में मिला लेने को चल पड़ती। हेलियोडोर कुछ कूड़ गया। कहा, देव, सम्राट के कानों से दूर रहने के अर्थ के कुम्हार के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। रही तक्षशिला को विजित बनाने की बात, तो उसके संबंध में तो मेरा इतना कहना पर्याप्त होगा कि मगध साम्राज्य के हाथ भी भली प्रकार बंधे हुए हैं, विशेषकर इसी दक्षिणी सीमा पर ही, क्योंकि यवनराज को यह भली प्रकार विदित है, यानी जानता है कि विदर्भ को जीतकर उसे विजित द्विराज्य घोषित कर दिया गया है। परंतु जब तक मौर्य सचिव जीवित है, मगध साम्राज्य दक्षिण की ओर कान लगा शान निद्रा से ही सोएगा। फिर उधर
सातवाहनों का समर कोलाहल उत्तर में भी पर्याप्त सुन पड़ता है। ऐसे समय में उत्तर की सीमा पर शांति रखना साम्राज्य की को हानिकारक नहीं सिद्ध होगा। देव भयंकर सत्य कह रहा था हेलियोडोर। वसुमित्र ने उसके एक एक शब्द का अर्थ समझा, एक एक व्यंग की चपेट पहचानी। उसने भी धीरे धीरे कहा, और हेलियोडोर, जिस समय तुम मगध साम्राज्य के दक्षिण छोर पर आंध्र सातवाहनों की बात कहते हो, तुम स्वयं उत्तर में शंखों की उठती आंधी को क्यों भूल जाते हो? दरिद्र को अपना धन जाने का भय कम रहता है। देव श्रीमान ही विपत्ति में अपनी सत्ता के विनाश का रोना रोते हैं। यदि तक्षशिला उस आंधी में बह गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका तुरंत या देर में उसकी चोट से विनष्ट हो जाना अनिवार्य है। उसे अपनी तो इतनी कुछ परवाह नहीं, परंतु वह आंधी यदि तक्षशिला का आधार बन तोड़ कर इधर आई तो भला मगध की क्या गति होगी? तक्षशिला मगध साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा का प्राचीर है। देव उसे प्राचीर ही बना रहने दें। एक एक शब्द की शक्ति आंकता हुआ हेलियोडोर, जिस समय तुम मगध साम्राज्य दक्षिण छोर पर आंध्र सातवाहनों की बात करते हो, तुम स्वयं उत्तर के शंखों की उठती आंधी को क्यों भूल जाते हो? दरिद्र को अपना धन जाने का भय कम रहता है। देव श्रीमान की विपत्ति में अपनी सत्ता के विनाश का रोना रोते हैं। यदि तक्षशिला उस आंधी में बह गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसका तुरंत या देर में उसकी चोट से विनष्ट हो जाना अनिवार्य है। उसे अपनी तो इतनी कुछ परवाह नहीं, परंतु वह आंधी यदि तक्षशिला का आधार बन तोड़ कर इधर आई तो भला मगध की क्या गति होगी? तक्षशिला मगध साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा का प्राचीर है। देव उसे प्राचीर ही बना रहने दें। दीवार मतलब एक एक शब्द की शक्ति आंकता हुआ सा हेलियोडोर धीरे धीरे बोला। वसुमित्र ने यमनदूत की मन भरी बातें सुनी और उसकी अर्थ भरी रीति को उसने पहचाना। दूसरा यदि कोई उसके पद पर होता तो साम्राज्य की मर्यादा के नाम पर आग उगलता और वह आग साम्राज्य को ही जलाकर भस्म कर डालती। परंतु मगध के अद्भुत दूरदर्शी नीतिज्ञ ने हेलियोडोर की एक एक बात में सत्यता पाई और वह झट से उसकी नीति को स्वीकार करने को तत्पर हो गया। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा वैष्णो, हमें इन झगड़ों से क्या काम? तुम भक्त हो, मुझे तुम्हारी बात मानने में कोई आपत्ति नहीं, और यदि जैसा तुम कहते हो यवन राज्य का प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से तक्षशिला और मगध साम्राज्य दोनों को लाभ है तो मैं इसी क्षण उसे स्वीकार करता हूँ। मेरा विश्वास है कि साम्राज्य का जो सम्राट है वो भी इसे स्वीकार करने में आपत्ति न करेंगे। हेलियोडोर ने विनीत हो मस्तक झुका लिया। उसने वसुमित्र की नीति सत्वरता को कार्य चपलता देखी और वह उस पर मुग्ध हो गया। उसने धीरे धीरे कहा, देव फिर आशा करता हूँ पाटलिपुत्र मेरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, कुछ भी नहीं, मैं स्वयं कल सम्राट की सेवा में विशेष दूत भेजूंगा। वसुमित्र ने उत्तर दिया और बताया और कहा। कुछ रुककर वसुमित्र ने फिर कहा, हेलियोडोर, मैं समझता हूँ यवनराज का संधि प्रस्ताव महत्व का है और बड़ा सुंदर हो। यदि तुम्हारी दौत्य योग्यता से संपन्न इस कार्य का स्मारक स्वरूप एक कीर्ति स्तंभ खड़ा किया जाए। विलक्षण यवन ने इस अद्भुत प्रस्ताव का अर्थ आंक लिया। उसने वसुमित्र की नीतिमत्ता मन ही मन सराही। क्यों नहीं, और उस कीर्ति स्तंभ पर लिखा जाए कि तक्षशिला के मगध साम्राज्य से अनुनय की। एक हल्की मुस्कान उसके मुख पर झलक रही थी। उसने प्रकट कहा, अवश्य राजन अवश्य, परंतु एक भिक्षा है देव। कहो हेलियोडोर, क्या है तुम्हारी इच्छा? कि उस कीर्ति स्तंभ का वास्तु विधान मेरी इच्छा अनुसार हो। अब की वसुमित्र हंसा। दोनों ने एक दूसरे की नीति परखता देखी और भीतर ही भीतर एक दूसरे को सराहा। वसुमित्र हार गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे स्वीकार है यवन, यह भी स्वीकार है। वसुमित्र ने उदारता की सीमा रख दी। यवन जीत कर भी हारा। वसुमित्र के समीप बढ़कर उसने उसके उत्तरीय का छोर घुटने टेक कर चूम लिया। यह विदिशा का स्तंभ न मगध साम्राज्य के शौर्य का स्मारक हुआ, न यवन राज का कीर्ति स्तंभ, वरन परम भागवत हेलियोडोर द्वारा प्रतिस्थापित वासुदेव विष्णु का गरुड़ ध्वज हुआ। तो ये थी आपकी पुस्तक पाठ 12 गरुड़ ध्वज। आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।